तो देखिए आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ये चैप्टर तो अच्छी बात है। हम लोगों ने ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिससे लास्ट क्लास में जब मैंने खुशी की क्लास ली थी तो खुशी भी कंसर्न थी कि सर वो फर्स्ट वाला चैप्टर आपने मतलब शुरुआत से आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो हमने जो हमारा 8 बजे वाला बैच चल रहा था उसमें ऑलमोस्ट हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो इस वजह से लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ उसका इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। के हाँ जी, देखिए हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो कमोडिटीज की उन सभी कॉम्बिनेशन का, जिसका प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर अपने गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर सकता है। तो वो सारे गुड्स, वो दो गुड्स जिनको अलग अलग मतलब सॉरी दो गुड्स जिनको प्रोड्यूस किया जा सकता है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, किस किस कॉम्बिनेशन में एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, उस सारी कॉम्बिनेशन को जब हम डायग्रामेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो ग्राफ हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। इसके अलावा हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं। इसके बाद ये भी बताया है इसमें मैंने कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना प्रोड्यूसर की मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर ऑपरेट नहीं कर सकती। एन इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि एक इकोनॉमी के पास जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके एक इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर अंदर ऑपरेट करेगी या उसके ऊपर ऑपरेट करेगी कभी भी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, तो हम उस बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जा सकते। देखिए जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो जो प्रोड्यूसर है वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, व्हीट एंड राइस। तो मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है वो सारे रिसोर्सेज को राइस की प्रोडक्शन में अगर अप्लाई करता है, इफ प्रोड्यूसर यूजेस ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस ओनली, then he will be able to produce 15 tons of rice. In that case he will not be able to produce any unit of wheat because he is applying all the resources for the production of rice only. तो ये पहला कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन कि प्रोड्यूसर चाहे तो 15 टन ऑफ राइस, ये 15 क्विंटल ऑफ राइस और वीट का 0 क्विंटल प्रोड्यूस कर ले, ठीक है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो 1 टन वीट का भी प्रोड्यूस करे, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो वीट का भी प्रोडक्शन करना चाहता है, तो रिसोर्सेज को अब राइस से डाइवर्ट करके वीट पे भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब राइस के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे, और जब राइस के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लैंड कम हो जाएगी, वो लेबर कम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली राइस का प्रोडक्शन थोड़ा सा घट जाएगा। लेकिन ये रिसोर्सेज घटा के आपने कहाँ लगा दिया है, वीट की प्रोडक्शन पे लगाया, तो वीट का प्रोडक्शन जाहिर है बढ़ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन बी में आप देखो वीट का प्रोडक्शन जो है वो 1 टन हो गया, 0 से 1 हो गया, और राइस का हमें डिक्रीज करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना उसको हमने वीट पे लगा दिया। रिसोर्सेज तो उतने ही लिमिटेड है, तो अगर आप वीट प्रोड्यूस करोगे तो राइस कम कर पाओगे। अच्छा, आगे प्रोड्यूसर इज ऑफ ओपिनियन के ही वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वो आगे वीट का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो कॉम्बिनेशन सी डी ई एफ में अगर आप देखेंगे तो वीट का प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहा है प्रोड्यूसर, वो पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वीट का। तो जब वो 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 4 से 5 पे आता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है वीट का। आप देखो एक तरफ जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो राइस की क्वांटिटी धीरे 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 कम हो रही है, राइस का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कम कर पा रहा है। पहले 15 करता था, फिर 14 करने लगा, फिर 12, फिर 9, फिर 5 और फिर 0 क्विंटल। समझ रहे हैं बात? ये प्रोडक्शन में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड है, सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स है जिससे वो वीट भी प्रोड्यूस करेगा, राइस भी प्रोड्यूस करेगा। तो इफ व्हेन ही डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ वीट, तो उसको क्या करना पड़ता है, ही विल हैव टू सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ राइस। तो राइस का सैक्रिफाइस करता है, इस वजह से वीट का गेन कर पाता है। समझ आ गया? तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसमें एक प्रोड्यूसर ना प्रोडक्शन कर पाएगा। कॉम्बिनेशन ए चूज कर ले, बी चूज कर ले, सी डी ई एफ, इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन करना चाहता है ना,
वो कर सकता है। अब देखो शोभित और खुशी खास करके कि देखिए इस टेबल, ये जो टेबल हमने बनाया ना, इस पे आपको एक चीज का आइडिया लग रहा है कि प्रोड्यूसर ना अगर चाहे तो राइस का ज्यादा से ज्यादा 15 टन का प्रोडक्शन कर सकता है ना, सॉरी क्विंटल का, राइस का 15 क्विंटल का प्रोडक्शन कर सकता है। और अगर चाहे, अगर अगर वो चाहे तो वीट का ज्यादा से ज्यादा 5 टन का, 5 क्विंटल का प्रोडक्शन कर सकता है। तो या तो ये मैक्सिमम वीट 5 क्विंटल प्रोड्यूस कर सकता है या 15 क्विंटल ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकता है। ये मैक्सिमम क्वांटिटी है दोनों की। और अगर अगर ये 15 क्विंटल ऑफ राइस प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, वीट 5 क्विंटल प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, तो इनके बीच का कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है, जैसे 1 and 14, 2 and 12, 3 और 9, 4 और 5। Point is that these are the various combination in which producer will be able to produce both the goods considering the limited amount of resource। अच्छा, अब आप देखो इसमें कि जब हम एक एक प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक का प्रोडक्शन, तो दूसरे का हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, डिक्रीज करना पड़ रहा है। ये तो हो रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। लेकिन एक चीज और अगर आप इसमें नोट करें ना, आपको दिखाई देगा कि हमारा सैक्रिफाइस ना हर बार पहले के मुकाबले ज्यादा है। इनिशियली हमने सिर्फ 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया, एक इधर वीट का प्रोडक्शन बढ़ा है ना, 0 से 1 पे आए हैं, तो हमने राइस का सिर्फ एक ही यूनिट का सैक्रिफाइस किया, 1 क्विंटल का सैक्रिफाइस किया। फिर नेक्स्ट टाइम हम वीट का एक और यूनिट बढ़ाते हैं, लेकिन इस टाइम आपको राइस का पहले के मुकाबले ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कितना करना पड़ रहा है? 2 क्विंटल का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। फिर आप इधर और इंक्रीज करते हैं, 2 से 3 पे आ जाते हैं, तो अगली दफा आपको ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, 3 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना, आपको सैक्रिफाइस राइस करना पड़ेगा, ये हमें पता है, क्योंकि रिसोर्सेज के लिमिटेशन की वजह से। लेकिन याद रखने वाली चीज ये है कि हर बार राइस की ज्यादा क्वांटिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर विल हैव टू सैक्रिफाइस larger quantity of rice when he wants to increase the production of wheat। तो आप देखो, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे का जितना यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना था? 1:1। एक गेन करने के लिए आपने सिर्फ एक ही सैक्रिफाइस किया, लेकिन अगली दफा एक यूनिट गेन करने के लिए, वीट का एक यूनिट गेन करने के लिए, 1 क्विंटल गेन करने के लिए आपको राइस का 2 क्विंटल सैक्रिफाइस करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम एक गेन करने के लिए आपने 3 सैक्रिफाइस किया, फिर 4 सैक्रिफाइस किया, फिर 5 सैक्रिफाइस किया। तो ये याद रखिएगा कि एक कमोडिटी का एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को दूसरे का सैक्रिफाइस जितना करना पड़ता है, जितनी क्वांटिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था इसका, कि जो भी हमने पीछे टेबल बनाया ना, टेबल को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे हम एक कमोडिटी ले लेंगे और एक्स एक्सिस पे दूसरी कमोडिटी ले लेंगे। अब देखो वाई एक्सिस पे हमने वो वाली कमोडिटी ली है जो जिसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, आपको ये याद रखना है। जिसकी क्वांटिटी आप रिड्यूस करोगे उसको हमेशा वाई एक्सिस पे रखना है। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में हम राइस की क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे थे, वीट की क्वांटिटी गेन कर रहे हैं, तो हमने राइस को रखा है वाई एक्सिस पे, वीट को रखा है एक्स एक्सिस पे। अब आप कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है 15 and 0 का, दूसरा कॉम्बिनेशन है 14 and 1 का, तीसरा कॉम्बिनेशन है 12 and 2 का, और इसी तरीके से 9 and 3। और अकॉर्डिंगली आपने सारे कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करके इसको एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे आप। ये दीज आर दी वेरियस कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ। और ये जो ग्राफ बना है ना, दिस ग्राफ इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने बात करी थी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं तो इसके कुछ अजम्पशंस है। नंबर 1 अजम्पशन है कि प्रोड्यूसर सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, ऐसा माना गया है। प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, ये भी माना गया है। ये भी माना गया है कि प्रोड्यूसर जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करता है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है रेगुलर बेसिस पे। और ये भी माना गया है कि प्रोड्यूसर ना अपना 100% रिसोर्स अप्लाई कर रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करते वक्त। ठीक है, we have presumed that producer is applying all of its resources completely and efficiently। आगे लिखा है रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। मतलब अगर एक प्रोड्यूसर 2 कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है अपने रिसोर्सेज को यूज करके, तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। ऐसा हो सकता है कि जो लेबर्स हैं, जो रिसोर्सेज है, वो एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट हो, दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम एफिशिएंट हो, है ना। और क्योंकि उनकी एफिशिएंसी दोनों ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एक जैसी नहीं है, इसलिए
जब लेबर्स को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे शिफ्ट किया जाएगा तो लेबर जो है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्वांटिटी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है और हर बार ज्यादा सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इसी वजह से आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समझ आ गया? इसके बाद हमने हमने अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कर ली थी। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? आज की क्लास में हमें करना है कैरेक्टरिस्टिक। ये करवा दिया था क्या मैंने चेतना? कैरेक्टरिस्टिक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का करवाया था या रह गया है? बताओ, किसी को याद है? हो नो सर। नहीं करवाया है? ओके नो सर। चलिए ठीक है, ये कर लेते हैं अभी। देखिए इसके बहुत बहुत सिंपल से दो कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। जो बच्चे जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव होकर समझना पड़ेगा, ये बाकियों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं जरा कॉपी पे, एक सेकंड रुक जाओ। एक मिनट बस रुक जाइए आप लोग। अरे क्लास हो रही है। रुक जाओ अभी। देखिए जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं ना तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप अगर आपने ध्यान दिया है तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं। जैसे इस तरफ मान लीजिए कोई कमोडिटी है, कमोडिटी वाई, और इस तरफ कोई कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स। इसका पहला कॉम्बिनेशन मैंने ड्रॉ किया ही है। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए 0 and 15, 0 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड 15 यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। एक प्रोड्यूसर जो है अपने सारे रिसोर्सेज को कमोडिटी वाई के लिए अप्लाई कर रहा है, इसलिए वो कमोडिटी वाई का 15 टन का प्रोडक्शन करता है और कमोडिटी एक्स की बिल्कुल भी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और इसी तरीके से आगे अगर वो कमोडिटी ए का प्रोडक्शन करना चाहता है ना, सॉरी कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन करना चाहता है तो इसका कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसको। तो मान लीजिए दिस इज 1 and 14, दिस इज कॉम्बिनेशन बी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन ना इसकी सैक्रिफाइस इसकी रिड्यूस हो रही है। कमोडिटी वाई की प्रोडक्शन हमें कम करनी पड़ रही है और प्रोडक्शन जो कमोडिटी एक्स है उसका हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये 15 से कहाँ आ गया, 14 पे आ गया, और ये कहाँ आ गया, 0 से 1 पे आ गया। अच्छा अगर प्रोड्यूसर और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, उसको 2 पे आना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिस इज कॉम्बिनेशन सी 2 and मान लीजिए 12। अच्छा और अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, 3 पे आना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन डी 3 and 9। अब देखो जब आप इस इन सारे पॉइंट्स को मतलब कनेक्ट करोगे तो आपके सामने ना जो कर्व है वो नीचे यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट ए से बी को कनेक्ट करेगा, सी को कनेक्ट करेगा, डी को कनेक्ट करेगा, और ऐसे ही ई एफ जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको कनेक्ट करता हुआ कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। मतलब दिस कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड, ये कर्व ना नीचे की तरफ जा रहा है। दिस कर्व इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। दिस इज मूविंग डाउनवर्ड्स।
दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये। आप मेरे को बताओगे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना है ये? सर क्योंकि आप ना एक जब भी आपको इंक्रीज करना होता है ना, आप इसको सैक्रिफाइस करते हैं, और जब ये डिक्रीज होता है तब आप एक बढ़ा पाते हैं। तो इवेंचुअली ये जो कर्व है ना, ये नीचे ही मूव करेगा, जाहिर है। अगर मान लो आप जो है ये बढ़ाते, आपको कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, लेकिन आपको इसको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता, आपको इसको रिड्यूस नहीं करना पड़ता, तो फिर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनता। समझ रहे हैं बात? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर has to sacrifice some units of the other commodity in order to increase the production of one commodity। एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे दूसरे कमोडिटी को के कुछ यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन क्या है कि अगर हम एक गेन करेंगे तो दूसरा वाला हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और ऐसा क्यों करना पड़ता है? Why we have to sacrifice in order to gain? Because we have limited amount of resource। हमारे पास resources limited हैं, तो when we decide to produce extra unit of one commodity, then we must sacrifice some units of the other commodity। तो limited resources की वजह से ऐसा करना पड़ता है। समझ आ गया? समझ आ गया आप लोगों को ये? एक सेकंड। अच्छा, दूसरा रीजन, सॉरी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? एक तो क्लियर हो गया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके अलावा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज के ये ना कॉनकेव टू दी ओरिजिन भी होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन। देखिए, जो ग्राफ है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्राइमरीली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो तीन तरह का शेप बन सकता है उसका। मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना ऐसा हो सकता है, इसे कहते हैं लीनियर। दिस इज कॉल्ड लीनियर कर्व। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अब जब कर्व बनाओगे ना तो आपका कर्व ऐसा बन सकता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स कर्व। और अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं हम कॉनकेव कर्व। तो हमारा जो पीपीसी है ना, वो कैसा होता है? वो तो है कॉनकेव, ना वो कॉन्वेक्स है ना लीनियर है। समझ रहे हैं बात? आपसे ही पूछा जाएगा कि वाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन। ये कॉनकेव टू दी ओरिजिन क्यों होता है? तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि लीनियर कोई भी डायग्राम ना लीनियर कब बनता है, स्ट्रेट कब बनता है। देखिए, जब आप एक गेन करने के लिए दूसरे का सैक्रिफाइस करेंगे और इक्वल अमाउंट में सैक्रिफाइस करेंगे, तो आपका जो डायग्राम है ना वो लीनियर बनेगा। एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे वाले का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है और हर बार इक्वल अमाउंट में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। मान लो आप ना एक कमोडिटी गेन करते हैं, दूसरे का दो सैक्रिफाइस करना पड़ता है आपको, 2:1। दो सैक्रिफाइस करके एक गेन होता है। नेक्स्ट टाइम आप और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो फिर से 2:1, उसके बाद भी 2:1, उसके बाद भी 2:1 और उसके बाद भी 2:1। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार आपको एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा वाला सेम क्वांटिटी में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। हमें एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का जितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसको हम क्या टर्म देते हैं, क्या नाम देते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसको? क्वांटिटी दैट वी विल हैव टू सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, इंक्रीज वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। क्या कहते हैं उसको हम? एक कमोडिटी का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे का जितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया है? कोई बताएगा मुझे? चेतना, नायशा, स्पर्श। एक कमोडिटी का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे कमोडिटी का जितना आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? किसी को आइडिया है? अभी बताया था यार मैंने आपको। दिख रहा है ये स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? जो कॉपी पे लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है सबको? स्पर्श, नायशा, चेतना, खुशी। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो मेरे को बताओ, अगर हम एक कमोडिटी का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे वाले का सैक्रिफाइस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? किसी को याद नहीं आ रहा? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहते हैं। ये जब हमने टेबल किया था ना,
यहाँ पे ये देखो, इस वाली टेबल के अंदर आपने क्या कैलकुलेट किया है, फोर्थ वाले कॉलम में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला है ना। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉलम आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि अगर हम राइस की एक यूनिट वीट का अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें राइस का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बताइए फटाफट से। अगर हम वीट का एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो राइस का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है, देख के बताओ फटाफट से, बोलो। सर वीट का आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, राइस का कितना कम करना पड़ रहा है, सर 1 1। तो जितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, जितना कम करना पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वीट प्रोड्यूस करने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है राइस के टर्म में, 1:1। नेक्स्ट टाइम हम वीट का और ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें राइस का और रिड्यूस करना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, 2:1। अच्छा, इसके बाद हमें और ज्यादा प्रोडक्शन करना था वीट का, तो हमने और सैक्रिफाइस कर दिया राइस का, तो हो गया 3:1, 4:1, 5:1। तो हमारा सैक्रिफाइस बताओ बढ़ रहा है हर बार या घट रहा है हर बार। प्रोड्यूसर इज sacrificing more number of units every time or less number of units every time, बताइए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख के आपको क्या लगता है, प्रोड्यूसर इज सैक्रिफाइसिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स एवरी टाइम और लेस नंबर ऑफ यूनिट्स एवरी टाइम, सर मोर। हर बार आपको ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना हमें, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब देखो कॉपी पे मैं क्या समझा रहा हूँ कि, एक मिनट में आपको ये दिखाई देता हूँ ना। हाँ, तो इसे ना जो भी आप सेक्रीफाइस करते हो ना, इसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है हर बार, इसका मतलब यह है कि आप हर बार एक कमोडिटी का एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं और आपको दूसरे वाले का उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है जितना पिछली बार करना पड़ा था। तो देखो इस वाले केस में 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको, नेक्स्ट टाइम फिर से 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसके बाद भी 2, उसके बाद भी 2, उसके बाद भी 2, हर बार आपको सेम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है। और जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होता है ना, उस सिचुएशन में अगर आप लाइन वो कर्व ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इस तरह का जो कर्व होता है उसको हम कहते हैं लीनियर कर्व। समझ आ गई बात। और देखो लीनियर बनने का क्या कारण होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कांस्टेंट होने का क्या कारण होता है, इसका कारण, इसका रीजन होता है रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट। दोनों कमोडिटी के प्रोडक्शन में अगर रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है, इक्वल कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन लेबर्स की, तो जितना इधर सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब हर बारी ना उनको दूसरी कमोडिटी का सेम ही क्वांटिटी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इफ रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट then producer will have to sacrifice equal amount of unit of one commodity every time। समझ आ गई बात। अगर कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें, इसमें कॉन्वेक्स कब बनेगा डायग्राम, जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होता हो, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1, इस तरीके से अगर डिक्रीज होता है ना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो सिचुएशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो अगर मैं इसका रीजन आपसे पूछूं, रीजन क्या हो सकता है इसका, क्यों हर बार जो है सेक्रीफाइस पहले के मुकाबले कम हो रहा है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के घटने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर बार प्रोड्यूसर को कम नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंट। रिसोर्सेज जब ज्यादा एफिशिएंट होते हैं ना आपके दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, दूसरी वाली कमोडिटी को ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको सैक्रिफाइस कम करना पड़ता है हर बार। समझ रहे हैं, आपको सैक्रिफाइस कम करना पड़ेगा अगर आपके रिसोर्सेज दूसरी वाली कमोडिटी में ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आपके रिसोर्सेज की एफिशिएंसी इक्वल है तो आपको बराबर बराबर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन जब हम पीपीसी के अजम्पशन पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको बताया था पीपीसी में हमारे प्रिजम्पशन होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है, या इक्वली एफिशिएंट नहीं है। बताइए क्या बताया था मैंने,
रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट होते हैं ये बताया था, या रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंट होते हैं ये बताया था, या आपको ये बताया था रिसोर्सेज दोनों कमोडिटी के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। बताओ क्या बताया था? इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। करेक्ट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। और क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस मोर एवरी टाइम। तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना ऐसा निकलता है 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 एंड सो ऑन। और इवेंचुअली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है इसलिए कॉनकेव बन रहा है शेप। इस वाले केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है इसलिए कॉन्वेक्स बन रहा है, और इस वाले केस में कांस्टेंट है इसलिए लीनियर बन रहा है। याद रखें आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा नहीं बन सकता, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्वेक्स भी नहीं बन सकता, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव ही बनेगा हमेशा। इट कैन नेवर बी लीनियर, इट कैन नेवर बी कॉन्वेक्स। क्यों नहीं बन सकता? ये रीजन है, देखो अगर आप कॉनके लीनियर बनाओगे ना तो आपको मानना पड़ेगा रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हैं। अगर आप कॉन्वेक्स बनाएंगे तो आपको ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंट है। और हमने अजम्पशन क्या लिया है, हमने अजम्पशन लिया है रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर हम ये मान के बना रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो इट कैन नेवर बी कॉन्वेक्स, इट कैन नेवर बी लीनियर। दोनों में से कुछ नहीं हो सकता है। इट विल ऑलवेज बी अ कॉनकेव शेप्ड कर्व, हमेशा कॉनकेव ही बनेगा। देखिए देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दूसरा बताया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। पहले की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसमें लिखा है as the producer wants to increase the production of one good he will have to sacrifice some units of the other good owing to the limitation of resources, as a consequence of which ppc is downward sloping curve। क्योंकि प्रोड्यूसर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, इतनी देर से मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था, किसी ने बताया नहीं मुझे कि कैमरा सर आपका ऑफ है। देखिए हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। यहाँ लिखा है कि एज ए प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, he will have to sacrifice some units of the other good owing to the limitation of resources, as a consequence of which PPC is downward sloping curve। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि प्रोड्यूसर जब एक कमोडिटी इंक्रीज करता है तो दूसरी वाली को वो सैक्रिफाइस करता है, तो एक बढ़ती है और दूसरी घटती है, दूसरे कमोडिटी की प्रोडक्शन, और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इट बिकम्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अच्छा, एक इंक्रीज और दूसरा रिड्यूस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज की कमी है। अच्छा, आगे चल रहे हैं। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने कवर किया, इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, है ना। कॉन्केव में क्या बताया मैंने आपको, ये कॉन्केव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है, हर बार प्रोड्यूसर को ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन because of increasing marginal opportunity cost, which means that a producer have to sacrifice more and more units of one commodity when he wants to produce additional units of the other commodity। और ऐसा क्यों हो रहा है, हम ज्यादा क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है हमें? because of the assumption that resources are not equally efficient। अगर हमारा assumption अलग होता ना तो एमओसी का बिहेवियर भी अलग होता। अगर हमने assumption लिया होता रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हैं तो हमारा एमओसी कांस्टेंट होता। अगर हमने assumption लिया होता रिसोर्सेज जो है दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है, देन इन दैट केस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड हैव डिक्लाइंड, और इसकी वजह से हमारा जो है पीपीसी कॉन्वेक्स बनता, लेकिन वो अल्टीमेटली कॉनकेव ही बनेगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को दोनों क्लियर हो गए? खुशी, स्पर्श, नायशा, चेतना? Yes, sir. चले चले अब आगे चल रहे हैं। यहाँ से देखो आपका जो भी छूटा है ना खुशी, वो तो हमें अलग से ही क्लास अरेंज करके प्रोवाइड करवाना पड़ेगा क्योंकि आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी। लेकिन अभी जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ इसके बाद यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आपको सब कुछ समझ आएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्कैरसिटी। ये व्हाट इज स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या होती है ये समझेंगे, और इसके बाद हम कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम से बात करेंगे, तो वो सब आपको समझ आएगा। तो चलें स्कैरसिटी समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी, एक मिनट बस। हाँ जी, देखिए स्कैरसिटी का बेसिकली मतलब क्या है? स्कैरसिटी रिफर्स टू, scarcity refers to the difference between the resources and wants। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और जो wants हैं आपकी, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना उसको हम scarcity कहते हैं। तो scarcity is the difference between the amount of resource available and wants of the consumer। एक चीज आगे बढ़ने से पहले आप याद रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम जहां भी रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं ना, रिसोर्सेज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज लिमिटेड। रिसोर्सेज को हमेशा हम लिमिटेड मानते हैं। और वांट्स की जब हम बात करते हैं ना, वांट्स मतलब आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर, डिजायर का कोई एंड नहीं है। वांट्स आर कंसिडर्ड अनलिमिटेड, ठीक है। तो रिसोर्सेज और वांट्स के बीच में जो गैप होता है ना उसको हम कहते हैं स्कैरसिटी। जैसे एक एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं स्पर्श की। मान लीजिए स्पर्श को ना, स्पर्श से मैंने पूछा कि स्पर्श तुम्हें बताओ तुम्हारी डिजायर क्या है, तुम्हारी वांट्स क्या है अभी फिलहाल जो है। अब अपनी वांट्स, कुछ वांट्स आप बताइए। तो ये क्या कहते हैं कि सर मुझे एक शर्ट लेनी है, मुझे सपोज ये बोलते हैं कि जीन्स चाहिए इन्हें, मोबाइल फोन, बाइक, लैपटॉप, सनग्लास, ठीक है। ये वेकेशन पे जाना चाहते हैं फ्रेंड के साथ, और क्या हो सकता है?
बस इतने की बात कर लेते हैं कि वैसे तो वांट्स अनएंडिंग है, लेकिन हम बात कर लेते हैं फिलहाल शर्ट, जीन्स, मोबाइल, बाइक, लैपटॉप, सनग्लास, वेकेशन पे जाना है इन्हें। तो ये सारी ये वांट्स हैं इनकी। स्पर्श को ना शर्ट चाहिए, शर्ट की वैल्यू है 2000। जो जीन्स ये परचेज करना चाहते हैं उसकी वैल्यू 3000। जो मोबाइल फोन ये परचेज करना चाहते हैं इसकी वैल्यू है 40000। बाइक जो चाहते हैं ये उसकी वैल्यू है सपोज 1 लाख। लैपटॉप पे इनको 50,000 स्पेंड करना पड़ेगा। सन ग्लास भी 2000 रुपए का आ जाएगा। वेकेशन पे इनका मान लो 10,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें हैं ना जो ये करना चाहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर वांट्स। अच्छा, वांट सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? वांट सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए रिसोर्स। अब रिसोर्सेज में क्या है इसके पास? स्पर्श के पास है रिसोर्सेज में है पैसा, मनी। अब देखो इस पे कितना पैसा खर्च होने वाला है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है स्पर्श को? टोटल करके बताओ। 2,000 प्लस 3,000 5,000 प्लस 45,000 40,000 45 हो गया, 1,45,000 हो गया, 1,95,000 1,97,000 और 2,07,000। 2,07,000 रुपए की जरूरत है ना, अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन इनके पास अभी टोटल मान लेते हैं इनके पास टोटल अमाउंट है 55,000। 55,000 ही है। इसका मतलब स्पर्श के पास जितने पैसे अवेलेबल है ना, इसमें वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। ही विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ हिज वांट्स। ये इन पैसों का इस्तेमाल करके शर्ट, जीन्स, मोबाइल, बाइक, लैपटॉप, सनग्लास, वेकेशन सब कुछ कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो सर इसको चॉइसेस करने पड़ेंगे कि वो इन पैसों को कहाँ यूज करे। शर्ट ले, जीन्स ले, मोबाइल ले, बाइक ले, लैपटॉप ले, सनग्लास ले, क्या करे? तो देखिए यहाँ जो गैप नजर आ रहा है ना आपको पैसे और वांट्स के बीच में, रिसोर्सेज और वांट्स के बीच में, दिस गैप इज कॉल्ड, ये जो गैप है ना, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड स्कैरसिटी। दिस इज कॉल्ड स्कैरसिटी। समझ आ गया सबको? स्कैरसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड द वांट्स। वांट्स और रिसोर्स के बीच में जो गैप है ना, उसको हम स्कैरसिटी कहते हैं। आप मेरे को बता सकते हो कितनी स्कैरसिटी है? इसको कितने अमाउंट की स्कैरसिटी है? 1,52,000 की स्कैरसिटी। समझ आया? तो स्कैरसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर लेस देन दी वांट्स। अब बताओ अगर स्पर्श को स्कैरसिटी हो गई है, इसकी ही इज कंप्लीटली अवेयर कि उसके पास ना इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए, तो इसका क्या मतलब है? क्या स्पर्श अपनी कोई भी जरूरत पूरी नहीं करेगा? बताइए। या ये इस पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा जिससे इसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो पाए उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे। सारी जरूरतें तो जाहिर है पूरी नहीं हो सकती। तो स्पर्श क्या कहते हैं? स्पर्श क्या करते हैं? अपनी नीड्स और अपनी अपनी जो वांट्स हैं, जितनी भी वांट्स हैं उनमें उस वांट को वो सेटिस्फाई करेंगे जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इनको सेटिस्फैक्शन दे सकती है। जैसे ये कहते हैं कि यार एक काम करता हूँ, मैं ना शर्ट परचेज कर लेता हूँ, जीन्स परचेज कर लेता हूँ, मोबाइल फोन परचेज कर लेता हूँ। कितना खर्चा हो गया? 2,000 प्लस 3,000 प्लस 40,000, 45,000 हो गया। 55,000 है ना। और वेकेशन पे निकल जाते हैं। वेकेशन पे कितना होगा? 10,000 का खर्चा होगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली 55,000 रुपए का खर्चा, 50,000 का खर्चा करके ये शर्ट, जीन्स, मोबाइल और वेकेशन पे वेकेशन कर सकते हैं फिलहाल। अब आप में से कोई ये कह सकता है कि सर एक बात बताइए, ये 50,000 लैपटॉप पे भी तो स्पेंड कर सकता, ऑब्वियसली कर सकता था, ऑब्वियसली कर सकता था। लेकिन स्पर्श को लगता है उस टाइम पे इसको शर्ट, जीन्स, मोबाइल और वेकेशन की ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसने पैसे को इस तरीके से एलोकेट किया है, पैसे को इसी तरफ इस पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब रिसोर्सेज आपके पास कम होता है ना और वांट्स आपकी ज्यादा होती है, तो आपको स्कैरसिटी होती है। और स्कैरसिटी जब होता है ना, तो आपको
प्रॉब्लम्स होती है चॉइसेस की, प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। आपको ना चॉइसेस लेने पड़ते हैं कि भाई आपको क्या परचेज करना है, क्या नहीं परचेज करना, आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। और चॉइसेस की प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट। जिस वांट को सेटिस्फाई करके उस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, तो हम उस वाले वांट को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें लगता है, देखो वैसे तो अगर मैं स्पर्श से पूछता हूँ ना सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिलेगी, ये कहते हैं बाइक से मिलेगी। लेकिन बाइक के लिए तो पैसे अवेलेबल नहीं है, बाइक के लिए तो 1 लाख रुपया चाहिए, है अपने पास 55,000। तो बाइक तो आउट ऑफ ऑप्शन ही हो गया ना, उसको उसको तो हटा ही दो। जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें भी ये शर्ट, जीन्स और मोबाइल और वेकेशन ही क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसमें इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो कस्टमर जो है, जब उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, वांट ज्यादा होती है, स्कैर्सिटी होती है उसको, तो स्कैर्सिटी की सिचुएशन में उसको चॉइसेस लेने पड़ते हैं। और चॉइसेस किस बेसिस पे लेता है? वो सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे। जिसमें भी उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा बेनिफिट नजर आता है, वो उसके बेसिस पे चॉइसेस लेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, आप मेरे को बताओ, स्पर्श को स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम फेस क्यों करनी पड़ी? व्हाई देयर इज स्कैर्सिटी, व्हाई देयर इज स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी क्यों अराइज हुई है, बताइए। सर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। दो रीजन है जिसकी वजह से स्कैर्सिटी है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर इसमें से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, मान लो स्पर्श को हम इतना पैसा दे दें कि उसको किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचना ना पड़े, वो जब भी जेब में, जब अपने वॉलेट में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, उसको हमेशा 2,000 रुपए का नोट निकलता है वहां से। मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन है, इसका मतलब उसको कभी भी रिसोर्स कम नहीं पड़ेगा। और अगर रिसोर्स कम नहीं पड़ेगा तो वो अपनी कोई भी नीड, कोई भी वांट सेटिस्फाई कर सकता है, इसका मतलब स्कैर्सिटी भी नहीं होगी। तो स्कैर्सिटी रिजॉल्व करने का पहला तरीका है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। और अगर हम मान लो वांट्स ही लिमिटेड कर दें, कि एक बंदे की जो वांट्स हैं, जो डिजायर है ना, उसको सीमित कर दिया जाए, प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है। आप अपने, जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप मरते हैं, उसके बीच आपकी डिजायर कभी खत्म नहीं होती, आपकी डिजायर हमेशा बढ़ती रहती है। आप कितनी भी अचीवमेंट करें, कहीं भी पहुंच जाएं, आप हमेशा, आपकी जो डिजायर है ना कुछ होती रहेगी। आप हमेशा ज्यादा परचेज करना चाहेंगे, ज्यादा चीजें एक्वायर करना चाहेंगे। वांट्स कैन नेवर बी लिमिटेड। लेकिन मान लीजिए अगर आप वांट्स को लिमिटेड कर पाते हैं, वांट्स को सीमित कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में स्कैर्सिटी होगी ही नहीं। तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से स्कैर्सिटी हो रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। अच्छा, अब क्योंकि स्कैर्सिटी हुई, क्योंकि आपके पास पैसा कम पड़ गया, तो आपको चॉइसेस भी लेनी पड़ रही हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ रहा है कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या क्या खरीदें, क्या छोड़ दें। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का रीजन क्या है? स्कैर्सिटी है। तो मैं ऑल्टरनेटिवली ये भी कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी अल्टीमेटली रिसोर्सेज के लिमिटेड और वांट्स के अनलिमिटेड होने की वजह से ही होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का कारण भी सेम है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी आपको इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है और वांट्स आपकी अनलिमिटेड है। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, इसके पीछे एक और कारण है। रिसोर्सेज के कम और वांट्स के अनलिमिटेड होने की वजह से नो डाउट आपको चॉइसेस लेने पड़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है चॉइसेस की जो प्रॉब्लम है, वो एक और वजह है उसके पीछे, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का जब मैं रीजन आपसे पूछता हूं ना, तो आप सेम रीजन बताते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन आएगा, स्कैर्सिटी में दोनों रीजन थे ना, वो यहाँ पे भी है, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज जब होता है तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। यहाँ पे हमारे वाले एग्जांपल में रिसोर्स क्या था? रिसोर्स था मनी। अब क्योंकि स्पर्श के पास पैसा है और पैसे को ऑल्टरनेटिव जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पर्श ना इस पैसे से शर्ट भी ले सकता है, जीन्स भी ले सकता है, मोबाइल भी ले सकता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली लैपटॉप और सनग्लास और वेकेशन पे भी जा सकता है।
क्योंकि इस पैसे को बहुत जगह पे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसलिए स्पर्श को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पैसे को हम कहाँ यूज करें। जिस चीज का ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होता है उस केस में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि मान लीजिए मैंने स्पर्श को ना एक दूध का पैकेट दिया, मिल्क पैकेट दिया, मैंने इनसे कहा स्पर्श आपको जो करना है इससे करो, आप जो बनाना चाहते हो इससे बनाओ। तो स्पर्श के पास कितने ऑप्शन है? दूध का क्या किया जा सकता है सर? दूध से बहुत कुछ कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस, है ना। कोई पर्टिकुलर डिश आप बना सकते हो, खीर बना सकते हो ऑब्वियसली। तो बहुत सारी चीजें आप दूध का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो जब मैं इनको दूध का पैकेट दूंगा ना, तो इनको ऑब्वियसली ये डायलेमा होगा कि मैं इस दूध के पैकेट को कहाँ पे यूज करूँ। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रहा है कि लस्सी बना लें, सॉरी दही दही बना लें, इससे हम जो है कॉफी बना लें, हम शेक बना लें, हम क्या करें। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं दूध से रिलेटेड, हम बहुत सारे एरिया में उसको यूज कर सकते हैं, बहुत सारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मान लो मैं आपको कोई ऐसी चीज देता हूँ जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है, एक ही जगह इस्तेमाल होगा अगर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको चाय पत्ती देता हूँ, तो चाय पत्ती का क्या इस्तेमाल है? चाय का ऑल्टरनेटिव यूज क्या है? सर चाय का कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं। अगर मैं चाय की पत्ती देता हूँ ना, आपके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, इसकी चाय बनानी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके, मतलब मुझे एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि चाय की पत्ती का हम कुछ और भी कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग ज्यादा क्रिएटिव हो तो कुछ और हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ और हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि चाय की पत्ती के केस में, टी के केस में, या मिल्क के केस में, बताइए एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किस सिचुएशन में होगी? जब आपको मिल्क का पैकेट मिलेगा या टी पैकेट मिलेगा, किस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगा? आंसर इज वेरी सिंपल, मिल्क के केस में आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगा, लेकिन टी के केस में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होगा, क्योंकि उसका आपको पता है कि इसको सिर्फ हम एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं है। समझ रहे हैं बात? देखिए आपके पास जो करेंसी नोट है ना, 100 का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम हमेशा इस डायलेमा में रहते हैं कि हमें इस पैसे को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना। लेकिन मान लो मैं आपको एक कूपन देता हूँ, और उस कूपन पे लिखा है कि दिस कूपन कैन बी यूज फॉर दी परचेज ऑफ शूज ओनली। उस कूपन पे लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल आप शूज परचेज करने के लिए ही कर सकते हो, इसको रिडीम करवा सकते हो शू परचेज करते टाइम ही, उस कूपन पे लिखा हुआ है। तो अब आपके पास कूपन के केस में क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगा कि इस कूपन का क्या करना है? आंसर इज नो। कूपन में आपको ऑल्टरनेटिव चॉइस ही नहीं है, आपको बता दिया गया कि इसको सिर्फ शूज की परचेज के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो, दिस इज इट, खत्म बात। ऑल्टरनेटिव चॉइस नहीं तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं होगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस वही है जहां पे किसी चीज का ऑल्टरनेटिव यूज है। तो पॉइंट इज दैट, हमने कहानी शुरू करी थी, स्कैरसिटी क्या होती है ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। इस एग्जांपल के थ्रू हमें समझ आया कि जब रिसोर्सेज कम और वांट ज्यादा हो जाते हैं, स्कैरसिटी होती है। और स्कैरसिटी के रीजंस हमने बताए कि दो रीजंस हैं, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, वांट्स का लिमिटेड होना स्कैरसिटी क्रिएट करता है। लेकिन जब स्कैरसिटी होती है तो साइड बाय साइड एक और प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो जिसके जिसके रीजन क्या है? तीन रीजंस हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अब याद रखिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना, जैसे हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जैसे मेरे पास जो पैसा है ना, ऑब्वियसली मुझे मेरी अपनी टेंशन है कि मैं उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करूं, मैं शर्ट खरीदूं, जीन्स खरीदूं, पेट्रोल डलवाऊं अपनी गाड़ी में, या अपने घर के लिए एसी खरीद लूं, फर्नीचर खरीद लूं, टीवी खरीद लूं, इस तरह की बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करूं, मेडिकल पे खर्चा करूं, ये मेरी प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्या आपको भी सेम ही प्रॉब्लम होगी? आपके पास जो रिसोर्स है आपको भी सेम ही प्रॉब्लम होगी या अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? आंसर इज सर, हमारी अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे स्पर्श को ना वेकेशन के लिए जाना है, सनग्लास खरीदना है, लैपटॉप परचेज करना है, बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, जीन्स चाहिए, शर्ट चाहिए, तो इस पैसे को कहाँ यूज करें? उनके उनके पास ना ये प्रॉब्लम्स हैं। चॉइसेस की जब प्रॉब्लम आएगी तो शर्ट लूं, जीन्स लूं, मोबाइल लूं, बाइक लूं, लैपटॉप लूं, सनग्लास लूं, वेकेशन पे जाऊं, ये सारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस रहेंगी। मेरी ये प्रॉब्लम है ही नहीं,
क्योंकि मेरी वांट्स ही नहीं है, मेरी जरूरतें अलग है, तो जाहिर है मेरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस भी अलग होंगी। समझ रहे हैं बात? तो कहने का मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना सब्जेक्टिव है, हर बंदे के लिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अलग होता है। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, आर्थिक समस्या। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी ना हर देश की अलग अलग होती है। पहली चीज तो आप समझे, हर देश के पास रिसोर्स होता है, पैसा होता है, कैपिटल होता है। उस देश को डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपना पैसा कहाँ लगाएं। जाहिर है हमारा देश ना हमारी इंडिविजुअल की तरह नहीं सोचता कि हम शर्ट पे लगाएं, जीन्स पे लगाएं, मोबाइल पे लगाएं, बाइक पे लगाएं। हमारे देश के सामने अलग वांट्स हैं। हमारा देश, हमारे देश की सरकार ये सोचती है कि हम अपना पैसा रोड पे लगाएं, ट्रांसपोर्टेशन पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए लगाएं, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज के लिए लगाएं, या कहाँ पे अपना पैसा खर्च किया जाए। समझ रहे? पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पैसा यूज करें, अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूज करें। मतलब हमारे देश की भी जो वांट्स है ना, हमारी तरह अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। और जाहिर है क्योंकि रिसोर्सेज हमारी कंट्री के पास लिमिटेड है, हमारी कंट्री की वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमारी कंट्री को भी स्कैरसिटी होती होगी। और हमारी कंट्री को जब स्कैरसिटी होती है तो हमारे देश की सरकार को सोचना पड़ता है कि पैसे को कहाँ यूज करें, कहाँ ना यूज करें। इसका मतलब हमारे देश को भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। और सिर्फ हमारा ही देश ही क्यों, दुनिया के जितने भी देश हैं, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, छोटी बड़ी, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी कंट्री की अगर आप बात करें, सब कंट्री, सारी इकोनॉमीज को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। लेकिन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं ना, तो अब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टर्म यूज नहीं करते, हम टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब आर्थिक समस्याएं। क्योंकि हम इकोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टर्म यूज नहीं करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे जब बात करते हैं ना, जैसे मैं स्पर्श की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुशी की बात कर रहा हूँ, नाइशा, शानिया, किसी की बात कर रहा हूँ, तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। भाई शानिया को प्रॉब्लम चॉइस है, खुशी को प्रॉब्लम चॉइस है, नाइशा को प्रॉब्लम चॉइस है। लेकिन जब हम एक लार्जर पिक्चर में बात करते हैं, इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, हम अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, उसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना कह के ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है कि हम उसके लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम टर्म यूज करें। और याद रखो, जैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस सबकी अलग है ना, जैसे मेरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अलग है, नाइशा की अलग होगी, खुशी की अलग होगी, स्पर्श की अलग है, चानिया की अलग है, चेतना की अलग है, ऐसे ही हर देश की प्रॉब्लम्स अलग है, हर देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है। हमारे देश में पॉवर्टी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे देश में करप्शन प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज का अच्छा या खराब होना प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको लगता है दुनिया के सारे देश की प्रॉब्लम सेम ही होगी? दुनिया के सारे देश पॉवर्टी को लेके उतना ही चिंतित होंगे, उतना ही परेशान होंगे, उतना ही कंसर्न होंगे जितना इंडिया है? एम्प्लॉयमेंट को लेके उतना ही कंसर्न होंगे जितना इंडिया है? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता सर। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत मिलती जुलती हो, लेकिन लार्जली जो है ना, हमारी प्रॉब्लम दूसरे देशों की प्रॉब्लम से अलग होती है। हर देश की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर देश को ये तय करना है कि अपने पैसे को कहाँ यूज करें, तो हर देश को इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं बात? लेकिन जितने भी देश है ना, उन सब में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये बात हम मान लेते हैं कि सारे देशों की जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना सभी अर्थव्यवस्थाओं को करना पड़ता है। एवरी इकोनॉमी हैज टू डील विद सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और वो सारी प्रॉब्लम जो सारी इकोनॉमीज में कॉमन होती है ना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। वो सारी प्रॉब्लम जिसका सामना हर एक अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। चलिए पहले यहां तक समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। देखिए स्कैरसिटी में क्या लिखा है, स्कैरसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेज आर लेस देन दी वांट्स। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब रिसोर्सेज कम और वांट ज्यादा हो तो वो स्कैरसिटी क्रिएट करता है। स्कैरसिटी क्यों अराइज होती है, अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा, स्कैरसिटी अराइज होता है क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स है और हमारी जो वांट्स है ना वो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि स्कैरसिटी अराइज हुई तो जाहिर है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी होगी। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं तो हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना कह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको नाम देते हैं।
देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। आगे लिखा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर आल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सेम ही चीज है। और ये भी समझने वाली बात है कि सारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग अलग होती है ज्यादातर। जैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस मेरी अलग है, आपकी अलग है, ऐसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम सारी अर्थव्यवस्थाओं की अलग अलग होती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो सारे अर्थव्यवस्थाओं में कॉमन है। एवरी इकोनॉमी हैज टू डील विद सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दोज प्रॉब्लम आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। उस पर आते हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस का कारण क्या है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का क्या कारण है, ये बताया था मैंने अभी आपको कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्स। ये तीन कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ है। इसमें से ऊपर के दो तो सेम ही है, स्कैर्सिटी वाले रीजंस हैं। स्कैर्सिटी इन दोनों की वजह से अराइज होता है ना, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो उसमें एक और ऐड हो जाता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव यूज ना हो किसी चीज का, एक ही जगह उसको अप्लाई करना है, यूज करना है, तो फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगा ही नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ऐसी समस्याएं जिसका सामना हर अर्थव्यवस्था को करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, जो सभी देशों में कॉमन है, सारी इकोनॉमीज में कॉमन है। ऐसी प्रॉब्लम देखो, जनरली मेरी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम डिफर करती है। स्पर्श को जिस तरह की प्रॉब्लम है मुझे नहीं होगी, नाइशा को जो प्रॉब्लम है मुझे, मतलब बेसिकली आप लोगों की फैमिली को, और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, आपके घर पे अगर सपोज अगर आपके पापा बिजनेस वो सॉरी फैमिली संभाल रहे हैं, तो उनके सामने जिस तरह के चैलेंजेस होंगे ना, मेरे सामने भी चैलेंजेस हैं, उनके सामने भी चैलेंज है। हमारे चैलेंजेस काफी हद तक अलग है, लेकिन कुछ चैलेंजेस कॉमन होते हैं जिनको सभी को फेस करना है। जैसे मान लीजिए, ऐसे कह देते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान। ये वाली प्रॉब्लम तो सबकी कॉमन है ना। सभी लोगों को इस बात की टेंशन होती है। रोटी, कपड़ा, मकान सबकी एक एसेंशियल नीड है, तो सबको एवरी पर्सन इज कंसर्न विद दिस प्रॉब्लम। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की, कि वैसे तो ज्यादातर प्रॉब्लम हर अर्थव्यवस्था की अलग है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सभी को फेस करनी पड़ती हैं, सारी इकोनॉमी में कॉमन है, उसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। और आमतौर पे इसके अंदर तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती है। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom to produce. Every country, every economy has to think कि जो भी रिसोर्सेज उनके पास है ना, उसका इस्तेमाल करके वो क्या करें, क्या बनाएं, कौन से गुड्स बनाएं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं पब्लिक को, और कैसे करें वो काम, हाउ टू प्रोड्यूस। जो भी काम करने का फैसला लिया है वो करें कैसे। और उसके बाद लास्ट होता है कि हम जो बना रहे हैं, जो करने का फैसला हमने किया है, वो किस सेगमेंट के लिए करें, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए करें, अमीर के लिए करें, गरीब के लिए करें, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कराएं या प्रोडक्ट बनाएं। पॉइंट इज दैट कि हर कंट्री को सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। और इन्हीं प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। समझ आ गया सबको? तो इतना हम आज की क्लास में करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको ये सब इलाबरेट करूंगा। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, ये प्रॉब्लम बेसिकली किस चीज को डील करती है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या है। लेकिन इस सेशन को एंड करने से पहले आपके डाउट्स ले लेते हैं, अगर आपको डाउट है। देखिए आज की क्लास में हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हमने स्टार्ट किया। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नंबर 1 वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हम एक चीज इंक्रीज करते हैं ना, दूसरी चीज हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इवेंचुअली पीपीसी जो है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। और क्यों सैक्रिफाइस करनी पड़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये कॉनकेव बनेगा हमेशा। कॉनकेव क्यों बनेगा? क्योंकि हमेशा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीसी के केस में इंक्रीज होता रहता है, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 एंड 5:1। और क्यों होता रहता है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने पढ़ना शुरू किया स्कैर्सिटी क्या होती है। स्कैर्सिटी पे हमने एक एग्जांपल किया, ये वाला। और इसके थ्रू हमने समझा
कि स्कैरसिटी जब अराइज होगी तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को मैंने बताया कि हम इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं, और ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सभी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है उसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। और सेंट्रल प्रॉब्लम में बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स हैं जिसको हर इकोनॉमी को डील करना पड़ता है, एंड दोज आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो दिस इज इट, आज के एपिसोड में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सेशन एंड करने से पहले अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो पूछो, अदरवाइज हम सेशन खत्म कर रहे हैं। नाइशा, स्पर्श, शानिया, चेतना, खुशी, No. कोई डाउट? अक्षिता, चले फिर खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Bye, sir. बाय। Bye, sir. Bye.